हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका युवान काल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैंने आपको बांस चित्रण भी पढ़ा दिया था। तो युवान काल में आपको बताया था कि किस प्रकार वहाँ पे मंगोलों का शासन चल रहा था, किस प्रकार मंगोलों ने पूरे संपूर्ण चीन पे आक्रमण किया था और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिसमें चंगेज़ खां और उसके बाद कुबलई खां थे, जिसने पूरे संपूर्ण चीन पर आक्रमण किया और खान बालिग नाम से युवान काल की घोषणा कर दी। तो उसके बाद आपको बांस चित्रण पढ़ाया था कि किस प्रकार युवान काल में जब विदेशियों का आक्रमण हो गया था यहाँ पे, तो जो बांस चित्रकार थे, जो बांस का चित्रण कर रहे थे, वो कैसे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार वो एक ही रंग से बांस के चित्रण को चित्रित करते थे और इसके साथ उनकी पत्तियों को किस प्रकार दिखाना है, बांस का पौधा किस प्रकार होता है, उन सब के बारे में जानकारी रखना उस समय के चित्रकारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि बांस जो है वो इनके शक्ति का और मजबूती का प्रतीक होता था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मिंग काल। तो मिंग काल में किसका शासन काल था और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी और कौन कौन से कलाकार आए। तो चलिए देखते हैं मिंग काल। मिंग काल का टाइम पीरियड 1368 से 1644। कुछ समय पूर्व तक मिंग तथा चिंग कला को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, किंतु अब उनकी प्रचुर सामग्री प्राप्त होने से यह मत परिवर्तित हो गया। तो जब इसके कोई सबूत नहीं मिले थे मिंग काल के, उसके पहले ये लोग इसको कोई महत्वपूर्णता नहीं देते थे, लेकिन जब धीरे धीरे इसकी सामग्री मिलने लग गई, इसके सबूत मिलने लग गए, साक्ष्य मिलने लग गए, अब इनके मत जो है वो परिवर्तित हो गए, विचार जो है वो बदल गए और अब ये मिंग काल को इम्पोर्टेंस देने लग गए। तो 1368 ईस्वी में चू युआन चांग, जो गडरिये से सन्यासी, लुटेरा, डाकू, सरदार और फिर शासक बन बैठा, उसने अंतिम युआन शासक को भगा दिया और स्वयं मिंग शासन की नींव रखी। तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि जो युआन काल में बताया था कि जो लास्ट आपका मंगोल शासक था उसको चीन से भगा दिया गया था, और तो जो चीन से भगाया गया था तो इसी ने भगाया था आपका 1368 ईस्वी में चू युआन चांग ने, जो पहले एक गरड़िया था, उसके बाद सन्यासी बना, उसके बाद लुटेरा बना, उसके बाद डाकू, फिर सरदार और फिर शासक बन गया। तो इस प्रकार इसने जो मंगोल शासक थे उनको भगा दिया और युआन शासक का जो अंतिम शासक था वो उसको भगाकर उसने स्वयं मिंग काल की नींव रखी। तो मिंग काल का जो स्थापत्य करता है, जो संस्थापक है, वो चू युआन चांग माना जाता है। उसने नानकिंग को राजधानी बनाया और बैकाल झील के पार मंचूरिया तक का क्षेत्र 4 वर्ष की अवधि में ही हस्तगत कर लिया। उसके संरक्षण में राज्य में पर्याप्त समृद्धि हुई। तो आपको बताया था कि पहले जो इसकी राजधानी थी वो बीजिंग थी, और बीजिंग को जो जब युआन आए थे, जब आपका मंगोल आए थे, युआन काल चल रहा था, तो उसमें इसने खान बालिग रख लिया था उसका नाम। तो इस प्रकार जब मिंग काल का राजा आया, ये जो चू युआन चांग था, इसने नानकिंग को राजधानी बना लिया और जितना भी एरिया था बैकाल झील के आसपास और मंचूरिया तक का जितना भी क्षेत्र था, इसने सिर्फ 4 सालों में उन सभी को जीत लिया और अपने हाथों में वहाँ की जो शासन चल रहा था उनको ले लिया, और उसके संरक्षण में बहुत सारी यहाँ पे जो है प्रसिद्धि भी हुई, समृद्धि भी हुई। इसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया, मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। 1417 ईस्वी में तीसरे मिंग शासक ने पुनः बीजिंग से राजधानी स्थानांतरित की और उसे यह विस्तार दिया जिसे आज हम देख रहे हैं। तो पहले तो इसने नानकिंग को अपनी राजधानी बना ली, लेकिन मिंग काल का जो तीसरा शासक था तो इसने 1417 ईस्वी में फिर से इसने बीजिंग को राजधानी बना लिया, नानकिंग को हटा के, और इसने बहुत विस्तार किया अपनी राजधानी में, जैसा कि हम वर्तमान में देख ही सकते हैं बीजिंग को। अब आगे देखते हैं मिंग काल में और क्या चीज़ें हैं। मिंग दरबार में कोई भी ऐसे व्यक्तित्व वाला चित्रकार नहीं था जो एकेडमिक तथा साहित्य कला धाराओं में मध्यस्थता कर सकता, जैसा कि युआन काल में था। साहित्यिक चित्रकार दरबार से दूर ही रहे हैं। तो मिंग काल के जो दरबार में जो चित्रकार थे उनमें से कोई ऐसा चित्रकार नहीं था जो कि जो लिखावट की आर्ट है, जो आपकी पोएट्री के साथ बनाई जाती है कला, वो और जो आपकी एकेडमी में सिखाई जाती थी, तो उन दोनों के बीच में जो कलाओं का मतभेद था उनको कोई अलग नहीं कर सकता था, उनमें कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसा कि युआन काल में कई आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसका अंदाज़ा लगाया था, इसी प्रकार यहाँ पे साहित्यिक चित्रकार दरबार से दूर रहे। तो जो आपकी ये पोएट्री के साथ चित्रकारी करते थे आर्टिस्ट, वो दरबार से दूर रहे। मिंग चीन के ही मूल निवासी थे। अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान की भावना से इस युग में प्राचीन परंपराओं की ओर देखा गया, कला के नियमों की व्याख्या हुई और विद्वानता का महत्व बढ़ा।
तो युवान काल में आपको बताया था कि जैसा कि मंगोल आए थे तो यहाँ पे विदेशी शासनकाल हो गया था, लेकिन जो मिंग का समय काल था उसमें जो चीन का ही स्थायी सदस्य था, स्थायी मानव मनुष्य था, उसने यहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की बीजिंग में और उसने यहाँ पे अपना शासनकाल स्थापित किया। तो इससे यहाँ पे पुनरुत्थान काल आया, मतलब फिर से एक बार रेनेसेंस पीरियड आया यहाँ पे, और यहाँ पे कला के जो नियम थी उनके फिर से व्याख्या हुई और चीज़ों का यहाँ पे महत्व बढ़ा। स्वयं चित्रकार अथवा उसकी किसी मित्र द्वारा रचित कविता अथवा गद्य की पंक्तियाँ चित्रों पर बड़े अक्षरों में लिखी जाने लग गई। तो जो भी चित्रकार थे, जो भी चित्रकारों के मित्र थे, ये क्या करते थे, कविता के साथ चित्र बनाते थे। अभी आपको बताया, तो ये जो कविता और जो गद्य मतलब पैसेज होता है, तो ये लिखे जाते थे, इनमें बड़े बड़े अक्षरों का भी प्रयोग किया जाने लग गया। कला के प्रति श्रद्धा और आदर का एक स्तर निश्चित किया गया। इससे कला में व्यक्तिगत भावों का कोई स्थान नहीं रहा। दरबारी चित्रकला की यही स्थिति थी। तो जो दरबार में चित्रकार थे भी, उनका एक स्तर था, उनका एक लेवल निर्धारित किया गया, डिसाइड किया गया। यहाँ पे मतलब कोई भी जैसे अपने अंतः प्रेरणा को कुछ दिखाना है, मतलब अपने आंतरिक भावों को अगर दिखाना है, तो व्यक्तिगत कोई भाव वे चित्रों में नहीं दिखाते थे, सिर्फ और सिर्फ दरबार से संबंधित चित्र बनाते थे। इसी कारण दरबारी चित्रकला की थोड़ी निम्न हालत थी यहाँ पे। पहले युवान युग के कुछ कलाकार इस समय भी जीवित थे, जिन्होंने प्राचीन परंपराओं को नए कलाकारों से परिचय कराया। इस युग में निम्नलिखित अकेडमिक चित्रकार प्रमुख थे। तो युवान काल के चित्रकार जो है वो इस समय भी जीवित थे, और जो पहले की कलाएं थी उनको जब नए कलाकार आए उनसे परिचित करवाया कि पहले कौन सी कलाएं यहाँ पे प्रचलन में थी, तो उन्होंने यहाँ पे नए कलाकारों को बताया। तो यहाँ पे कुछ एकेडमिक कलाकार हैं जो दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण हैं आपके, चलिए देखते हैं कौन से हैं। लिउ ची, तो आपका पहले लिउ ची है, इसका समय काल है 1496 से 1576। ल्यूची नामक चित्रकार पीएन का शिष्य था। जापान में इसके चित्रों के अत्यधिक अनुकृतियां होने से यह वहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो कई बार होता है कि जो कलाकार अपने देश में नहीं प्रसिद्ध हो पाता, वो दूसरे देश में जाके प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार ल्यूची भी था। तो ये चीन का चित्रकार है, लेकिन जब इसकी कॉपी, पेंटिंग्स की कॉपी जो है जापान के चित्रकारों ने बनाई, तो ये जापान में ज़्यादा फेमस हो गया। यह राजकीय भवनों को अलंकारिक संयोजनों, समृद्ध रंगों तथा सुनिश्चित रेखाओं द्वारा बनी आकृतियों से अलंकृत करता था। तो ये जो भी चीज़ें बनाता था, जो भी भवनों में चित्रण करता था, वो उसमें डिज़ाइंस का प्रयोग करता था, बहुत सुंदर रंगों का प्रयोग करता था, रेखाओं को बहुत सोच समझ कर बनाता था और आकृतियों को भी अलंकृत करता था राजभवनों में। जापानियों ने अपने रेशमी स्क्रीन के चित्रों पे इसकी अनुकृति की, जैसा कि अभी आपको बताया है कि ये जापान में ज़्यादा फेमस था। तो जापान के चित्रकारों ने जो इनकी सिल्क स्क्रीन पेंटिंग थी उसमें कॉपी किया है ल्यूची की पेंटिंग्स को। अब आपका दूसरा कलाकार है ली त्सई। तो ली त्सई का टाइम पीरियड है 15वीं शती में इसका जन्म हुआ था। तो देखते हैं इसके बारे में, ली त्सई के बारे में। यह भी मिंग शासक का दरबारी चित्रकार था। 1468 ईस्वी में जापानी चित्रकार से सेंस्यू चीन आया था और ली त्सई से उसने चित्रण शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब इस समय पे जापान के जो कलाकार थे वो भी यहाँ आने लग गए थे। तो जापान का जो एक कलाकार है शेस्यू, ये चीन आया और इसने ली त्सई से शिक्षा ली थी। इस समय कलाकृतियों के संग्रह का शौक खूब था, सौंदर्य सिद्धांतों के अध्ययन में रुचि थी और प्राचीन साहित्य के विशेष कोश तैयार किए गए। तो यहाँ पे संग्रह मतलब स्टोर करने का इन लोगों को बड़ा शौक था, पेंटिंग्स को स्टोर करने का। तो जो भी चीज़ें सुंदरता से संबंधित थी उनमें बड़ा ये जो ध्यान देते थे, उनमें बड़ा इंटरेस्टेड रहते थे। जो चीज़ें सुंदरता दिखाई देती थी जिन पेंटिंग्स में, उन पेंटिंग्स को। और यहाँ पे एक जो है पहले की जो पेंटिंग्स थी या पहले की जो साहित्यिक चीज़ें थी उनको यहाँ पे तैयार किया गया, उनको यहाँ पे संग्रह किया गया, स्टोर किया गया। इस समय की असंख्य चित्रकारों के व्यावसायिक तथा शौकिया वर्गों में रखा गया। प्रथम वर्ग में एकेडमिक चित्रकार भी थे जिनके लिए अनेक सम्मान सुरक्षित थे। तो यहाँ पे दो प्रकार के चित्रकार थे बहुत सारे असंख्य चित्रकार थे, लेकिन व्यावसायिक भी थे जो अपनी पेंटिंग्स को सेल करते थे, और कुछ शौकिया चित्रकार भी थे जो शौक में पेंटिंग्स बना लेते थे। और इनमें से प्रथम वर्ग के जो चित्रकार थे वो एकेडमिक चित्रकार थे, जो एकेडमी में काम करते थे और उनको बहुत सारे सम्मानों द्वारा सम्मानित भी किया जाता था। उस समय महान माने गए चित्रकारों पर आज किसी का भी ध्यान नहीं जाता। व्यवसायों में वे शिल्पी
भी थे जो कुशलतापूर्वक प्राचीन अनुकृतियाँ किया करते थे। शौकिया कलाकार भी दो प्रकार के थे, सुसंस्कृत विद्वान जो वास्तव में कलाकार थे और विशुद्ध शौकिया जो फुर्सत में ही चित्रण करते थे। तो जो एकेडमी चित्रकार थे उनको ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन इस समय जो है उन पर कम ध्यान दिया जाता है। और जो व्यवसाय के लिए चित्रकारी करते थे, जो अपनी पेंटिंग सेल करते थे आर्टिस्ट, उसमें कुछ चित्रकार ऐसे भी थे जो पेंटिंग्स की कॉपी बड़े बाखूबी से करते थे, बहुत ही कुशलतापूर्वक करते थे, एकदम परफेक्ट उसको कॉपी करते थे चित्रों को। और कुछ शौकिया कलाकार भी थे। तो शौकिया कलाकार जो थे वो दो प्रकार के थे, एक तो जिनको शौक था सच में वो चित्रण करते थे और लगातार चित्रण पर ध्यान देते थे, और कुछ ऐसे कलाकार थे जब उनका मन करता था, जब उनको टाइम मिलता था, तब वो फुर्सत में चित्रण करते थे। तो आपका यहाँ पे मिंग काल ख़त्म हुआ। मिंग काल में आपको दो आर्टिस्ट मैंने पढ़ा दिए, लिउची और आपका ली त्सई। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपका मिंग काल ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो है चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो वो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। और इस समय जो चित्रकारी हुई है उनके आधार पर चित्रकारों को दो संप्रदाय में भी बांटा गया था। एक था आपका चे स्कूल, दूसरा है आपका वू स्कूल। तो हम चे और वू स्कूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।